सभी को नमस्कार। अभी तक हमने पॉलिटिकल साइंस +2 क्लास का लेसन दो भागों में देख चुके हैं। लेसन का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। आज हम उसका तीसरा व अंतिम भाग करने जा रहे हैं। जो अगला हम भाग बनाएंगे उसमें मेन पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम इस भाग में लेसन को पूरा ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं भाग 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। तब ये सिर्फ एक हित समूह के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग, व्यापारी लोग शामिल थे और धीरे धीरे इस पार्टी ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया और आज़ादी दिलवाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो इसमें शुरुआत में जो ऊंची जाति वाले थे, मध्य वर्ग के थे, शहरी अमीर जो लोग थे वो इसमें शामिल थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हुए, चाहे वो उच्च वर्ग के थे, निम्न वर्ग थे, अमीर थे, गरीब थे, सभी इसमें अपना कोई ना कोई भूमिका निभा रहे थे। तो अब जो कांग्रेस है वो सिर्फ एक हित समूह ना रहकर एक पार्टी बनकर उभरी थी, जिसमें सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, सभी भाषाओं के लोग इसमें शामिल थे। इसमें अनेक विचारधाराओं वाले भी लोग थे, जैसे क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिण और वामपंथी। ये अलग अलग तरह की विचारधाराएं हैं जो उन सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग इसमें शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के बाद जो दूसरे नंबर पे पार्टी रही थी भारत में वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जब 1952 में इलेक्शन हुए थे तो कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटों पर विजय हासिल हुई थी। तो देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। 1920 के दशक में कम्युनिस्ट ग्रुप जो कि रूस की क्रांति से प्रेरित थे वह उभरे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही काम किया, लेकिन 1941 में वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस से अलग हुए। तो जो इसके मुख्य नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में वो थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाद, P.C. जोशी, अजय घोष और P. सुदरैया। इन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई 1952 में चुनाव लड़ा और 16 सीटों पर विजय हासिल की। लेकिन 1964 में ही इस पार्टी के अंदर चीन और सोवियत संघ को लेकर आपस में विचारधारात्मक अंतर आ गए। जो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो इनमें से कुछ नेता उसके समर्थन में थे और कुछ उसके खिलाफ थे। तो इसलिए ये पार्टी विचारधारा के आधार पर 1964 में दो भागों पर बंट गई। एक तो कम्युनिस्ट पार्टी रही और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नाम से बन गई। आज भारत में ये दोनों दल ही कायम हैं। चलिए उससे आगे हम देखते हैं। एक सिंहासन पिक्चर बनाई गई थी उस समय। एक मराठी पिक्चर थी जो कि 2 उपन्यासों पर आधारित थी, सिंहासन और मुंबई दिनांक। यह पिक्चर जो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए रस्साकशी थी उस पर आधारित कर बनाई गई थी। आगे हमें जो लेसन में दिया हुआ है कि गुटों का तालमेल और सहनशीलता। देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी उसके ऊपर ये बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी ने हम पर काफ़ी लंबे समय तक भारत में शासन किया है। तो उसका कारण क्या था? देखिए सबसे पहला जो है उसका 2 बातें हैं। सबसे पहला गठबंधन उसका। इस पार्टी में जो भी आया पार्टी ने उसे स्वीकार किया बिना किसी मतभेद के। दूसरी बात, अगर कोई अंदरूनी मतभेद भी था तो इन्होंने सहनशीलता दिखाई। 2 चीज़ें थी, एक तो इनकी गठबंधन की क्षमता और दूसरी सहनशीलता। तो देखिए जो हमारा टाइटल दिया हुआ है गुटों में तालमेल और सहनशीलता, तो इन्होंने ये दोनों चीज़ें अपनाई। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक बहुत ही सशक्त पार्टी रही है
कोई भी विपक्षी दल इतना मजबूत नहीं बन सका इनकी इन दो कारणों के कारण। देखिए, अब हम अपना अगला इसी में लेसन में जो टॉपिक है भारतीय जनसंघ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जनसंघ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पर MCQ भी बनते हैं और 2 या 4 नंबर वाला प्रश्न भी बन सकता है पेपर में आराम से। तो देखिए, जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। इसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। तो जो ये भारतीय जनसंघ बना वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसे हम RSS कहते हैं, और हिंदू महासभा से इसको विकास हुआ है। जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रम के लिए बाकी दलों से अलग है। क्यों? वो ध्यान से सुनिए। क्योंकि जनसंघ ऐसा था जो नहीं चाहता था हमारा देश 2 टुकड़ों में बटे। वो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक अखंड भारत बनाने का पक्षधर था, पहली बात। दूसरी जो मेन इसकी बहुत अच्छी बात थी, वो एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की विचारधारा को मानने वाले थे ये लोग। ये चाहते थे पूरा भारत में एक जैसी विचारधारा, संस्कृति हो, भारत पूरा एक राष्ट्र, अखंड राष्ट्र बनकर रहे। जो इनकी तीसरी बहुत अच्छी बात थी, वो अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे पहले आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। चौथी बात जो थी, ये धार्मिक और अल्पसंख्यकों को जो रियायत दी जा रही है उसका विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे सभी समान हैं, सभी को एक जैसे माना जाए। चौथी बात, पांचवी बात, जब 1964 में चीन ने आणविक परीक्षण किया, मतलब अपना परमाणु परीक्षण किया, तब से ये पार्टी लगातार दबाव बना रही थी कि भारत को भी अपना आणविक हथियार तैयार करने चाहिए। अब इसका राजनीतिक करियर देख लेते हैं। 1952 में लोकसभा चुनाव में इसे 3 सीटों पर सफलता मिली, 1957 में 4 सीटों पर। तो ये दोनों आपके MCQ के प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए कि किन जगहों पर, क्योंकि ये हिंदी को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, तो हिंदी भाषी राज्यों में ही इसका प्रभाव था। वो राज्य थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और इसके नेता कौन कौन से थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मध्योक नाम से प्रमुख नेता थे जो इसमें शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी जो कि है, उसकी जड़ें भी इसी से ही हमें मिलती हैं। अब अगला जो हमारा उसमें हेडिंग है, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। ऐसा नहीं था भारत में सिर्फ एक ही कांग्रेस पार्टी थी, उसके अलावा भी बहुत से दल थे जो 60 और 70 के दशक में जिन्होंने भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत एक पार्टी वाला देश था, बल्कि इसमें बहुत से दल थे जिन्होंने विपक्ष में अपनी भूमिका निभाई। आइए एक और भारत के प्रमुख दल स्वतंत्र पार्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। स्वतंत्र पार्टी जो है 1959 में अगस्त में अस्तित्व में आई। इस पार्टी के जो मुख्य नेता थे C राजगोपालचारी, KM मुंशी, NJ रंगा, मीनू मसानी, जो कि कांग्रेस के ही नेता थे, उन्होंने बनाई थी। तो क्यों बनाई थी? क्योंकि वो सरकार के कामों को कम से कम हस्तक्षेप चाहते थे। वो चाहते थे कि प्राइवेट हाथों में दिया जाए। तो ये संपत्ति के निजीकरण के पक्ष में थे। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया। यह पार्टी सरकारी नियंत्रण की बजाय निजी क्षेत्रों को छूट देने की तरफदारी करती थी। ये नहीं चाहती थी कि आर्थिक वर्गों के लिए कोई विशेष प्रबंध किए जाएं। ये पार्टी ने व्यापारियों के हितों का ज़्यादा ध्यान रखा। इसने गुट निरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से भारत के दोस्ताना रिश्ते को भी गलत माना। उसकी जगह ये चाहता था कि अमेरिका से भारत संबंध बनाए। तो स्वतंत्र पार्टी में जो अधिकतर लोग थे वो बड़े बड़े जमींदार थे, जिन्हें अपना फ़ायदा लग रहा था इस पार्टी के साथ जुड़ने में। तो इसीलिए इस पार्टी को अमीरों का समर्थन हासिल था। जो कांग्रेस पार्टी है उसने सभी को सम्मान दिया। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर, श्यामा प्रसाद जैसे नेता
जो कि विपक्षी थे उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और दूसरा, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, कांग्रेस भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए जयप्रकाश नारायण जी को भी पार्टी में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये चित्र आप देखिए, 1948 में जो मंत्रिमंडल बना, ये उसका चित्र है। चलिए जी, हम अपने बस लास्ट लाइन पे पहुंच चुके हैं। तो कांग्रेस की इन्हीं नीतियों के कारण इसे भारत में प्रमुखता हासिल थी, क्योंकि इसमें सभी वर्गों को शामिल किया गया था और सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा था। अगर हम कहें भारत में एक दल के प्रभुत्व का दौर, तो वो इसी नीतियों की वजह से था जो कांग्रेस ने अपनाई। सभी का लेसन को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।